इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहा जाता है। पहला, ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है और लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। सर, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस के क्या क्या लक्षण हैं? देखिए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में पेशेंट्स जो होते हैं, सबसे पहले उनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं, उनको शुरू में चलते समय सांस फूलती है ना, एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस होती है, चलते समय सांस फूलती है, खांसी अक्सर रहती है, खांसी नॉर्मली सूखी खांसी रहती है। ये तो वो सिम्टम्स हैं जब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करती है। कुछ केसेस में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज फेफड़ों के साथ साथ दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको भी अफेक्ट करती है। तब उसके लक्षण इन दोनों के अलावा अलग भी रहते हैं। जैसे कई बार जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, आइज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो फिर लक्षण थोड़े से अलग भी हो सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अक्सर ये देखा जाता है कि चलते समय सांस फूलना और खांसी होना, वो भी सूखी खांसी होना, ये मेन लक्षण होते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। सर, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखिए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट बहुत ही सिंपल तरीके में अगर हम क्लासीफाई करें तो इनको हम 3 तरीकों में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जिसमें सिर्फ फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है और जिसके बारे में जो इडियोपैथिक होते हैं, जिनका कोई कारण नहीं होता है, जिसको हम इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। दूसरा होता है जिसमें लंग्स के साथ साथ बॉडी के बाकी ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जैसे स्क्लेरोडर्मा, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, सार्कोइडोसिस, ये दूसरा क्लासिक कंपोनेंट है। तीसरा जो होता है जिसमें आईएलडी के नॉन ट्रिगर्स होते हैं, जैसे सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, या ड्रग इंड्यूस्ड आईएलडी भी होती है। कुछ ड्रग्स लेने से जब आईएलडी होती है तो उनको हम ड्रग इंड्यूस्ड आईएलडी कहते हैं। तो इन तीसरी कैटेगरी में हमें पता होता है कि इस व्यक्ति का इस चीज़ को एक्सपोजर हुआ है, एक्सपोजर होने के बाद आईएलडी हुई है, तो इनके नॉन ट्रिगर्स होते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 कैटेगरीज होती हैं आईएलडीज को डिवाइड करने के लिए, एक सिंपल मेथड। सर, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस को कैसे डायग्नोस किया जाता है? देखिए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले क्लिनिकल सस्पिशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मरीज अगर आके बोलता है कि उसको चलते समय सांस फूलती है, साथ में सूखी खांसी रहती है, तो ऐसे मरीजों में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को सस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे के लिए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइस किए जा सकते हैं, सीटी स्कैन के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन के लिए। और उसके अलावा और एडवांस्ड अगर हम जाते हैं तो लंग बायोप्सी, ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी, ये सारी चीज़ें एडवाइस करी जा सकती हैं। बट 90% केसेस में क्लिनिकल सस्पिशन, सिम्टम्स और जो साइंस होते हैं, उसके अलावा हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का डायग्नोसिस दे सकता है, हम डायग्नोज कर सकते हैं। सर, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस का क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में कोई भी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है इस तरह के पेशेंट्स को। स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करनी है रेगुलर इंटरवल्स पर, और अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में खाने ज़रूरी है। दूसरा, उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो पेशेंट को पता होती हैं कि हमारे ट्रिगर्स हैं, जैसे हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, एस्बेस्टोसिस है, या ड्रग इंड्यूस्ड आईएलडीज में पेशेंट को पता होता है कि इस ड्रग से मुझे दिक्कत होती है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये कर चुके होते हैं, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट पार्ट शुरू होता है। आईएलडी का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कैटेगरी, आईएलडी की कौन सी कैटेगरी है, कौन सी आईएलडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, कितना सीवियर आईएलडी। सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि आईएलडी को उन्हीं लोगों को ट्रीट करना चाहिए जो इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, इनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग हुई है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट स्पेशलिस्ट ही उपयुक्त हैं इस तरह की बीमारी को ट्रीट करने के लिए,
क्योंकि अगर हम इस बीमारी को जल्दी डायग्नोज करते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो आगे जो लंग इंजरी होती है, लंग डैमेज होता है, उसको आगे रोका जा सकता है। जल्दी डायग्नोसिस करना और जल्दी ट्रीटमेंट इसमें सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ड्रग्स होती हैं। ड्रग्स कौन सी हैं? कुछ ILDs में जैसे सार्कोइडोसिस है, स्क्लेरोडर्मा है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस भी है जैसे, तो इसमें स्टेरॉइड जो होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। जल्दी शुरू कर दिए जाएँ तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बट कुछ ILDs ऐसी हैं जो इडियोपैथिक होती हैं, जैसे इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, उसमें 2 ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, थोड़ी कॉस्टली हैं बट इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल हैं। तो उसमें ये ड्रग दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाते हैं। तो ये इसलिए ILD को जल्दी से जल्दी डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट शुरू की जा सके और जो आगे की इंजरी है, आगे का जो ऑर्गन डैमेज है, लंग्स का जो सिकुड़ना है, उसको आगे से रोका जा सके। जब डिजीज़ एडवांस्ड हो जाती है, बढ़ जाती है, तो अक्सर इस तरह के पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हिंदुस्तान में पेशेंट्स को अगर हम कहते हैं कि ऑक्सीजन आप लीजिए, तो उनको लगता है कि ऑक्सीजन की आदत पड़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन हर आदमी को 24 घंटे के लिए चाहिए होती है। अगर हमारे लंग्स बाहर से अंदर ऑक्सीजन देने में कैपेबल नहीं है, इतनी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें बाहर से ऑक्सीजन देनी है। तो इसलिए ऑक्सीजन लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वाले पेशेंट को, जिनकी ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, उनको ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना जरूरी है। सर, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के पेशेंट्स को? देखिए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें आपको मैंने जैसे बताया, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में आगे चलने पर कम होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी यही है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोज किया जाए और इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि जो लंग इंजरी है, लंग को जो आगे नुकसान हो सकता है, उसको रोका जा सके, जल्दी रोका जा सके, ताकि पेशेंट्स बहुत अच्छी लाइफ जी सकें। हमारे पास हिंदुस्तान में सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो इस बीमारी के लिए बाहर उपलब्ध हैं, बाहर के कंट्रीज़ में, हमारे पास भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, दवाई लीजिए और आप उसी से इलाज कराइए जो इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार हम फिर से पेश होंगे हेल्दी लंग्स प्रोग्राम में एक नए विषय पर। धन्यवाद।